इस एपिसोड की शुरुआत में हमें कैंगवान रिलम के डोंगहुआन कॉन्टिनेंट के किंगवान सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर डीमन सेक्ट और किंगयून स्वॉर्ड सेक्ट के बीच में लड़ाई चल रही होती है। तभी डीमन सेक्ट का एक आदमी किंगवान सेक्ट के डिसाइपल से कहता है कि ब्लड शैडो फॉर्मेशन के सामने तुम्हारा जो किंगवान स्वॉर्ड सेक्ट है वो कुछ भी नहीं है और अब समय चेंज हो चुका है। जो पूरा डोंगहुआन कॉन्टिनेंट है और डीमन क्लाउड सेक्ट के अंडर कंट्रोल में आएगा। फिर हमें किंगवान स्वॉर्ड सेक्ट का एक डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि डीमन क्लाउड सेक्ट इतना भी एरोगेंट मत बनो, मैंने पहले से सीनियर ब्रदर हुआ को इन्फॉर्म कर दिया है और जब वो यहाँ पर आएगा तो तुम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। ये सुनने के बाद डीमन सेक्ट का एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है कि जो किंगवान सेक्ट है उसके अंदर टॉप 10 डिसाइपल्स में से किसी का सरनेम हुआ है क्या। ये सुनने के बाद दूसरा आदमी उससे कहता है कि मुझे याद नहीं है कि वहाँ पर इस सरनेम का कोई आदमी था। ये सुनने के बाद डीमन सेक्ट का आदमी हंसते हुए कहता है कि यहाँ तक कि जो टॉप 10 डिसाइपल्स है किंगवान स्वॉर्ड सेक्ट के, उनमें से किसी का भी सरनेम हुआ नहीं है और अभी भी वो डीमन क्लाउड सेट के 5 एलाइट के साथ लड़ने की हिम्मत करते हैं। तो फिर ठीक है, तुम्हारा जो सीनियर ब्रदर है उसे आने दो और तुम्हारी जो बॉडी है उसे कलेक्ट करने दो। इतना कहने के बाद डीमन सेट का आदमी उन डिसाइपल्स के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी हुआ काफी तेजी के साथ आकर उस हमले को रोक लेता है। ये देखने के बाद डीमन सेट का आदमी भी काफी हैरान हो जाता है और जो किंगवान स्वॉर्ड सेट के डिसाइपल्स होते हैं वो उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं। फिर हमें हुआ किंगयून को दिखाया जाता है जो कि उन डिसाइपल से कहता है कि फॉर्चुनेटली मैं सही समय पर यहाँ पर आया हूँ। ये सुनने के बाद डीमन सेट का आदमी हंसते हुए कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे हो। इतना कहने के बाद डीमन सेट के लोग अपने बड़े से डीमन की मदद से हाउ के ऊपर हमला कर देते हैं। उस हमले को अपनी तरफ आता देख हाउ भी अपनी तलवार निकालकर उस हमले के ऊपर अपना हमला कर देता है। हाउ का हमला इतना पावरफुल होता है कि जो बड़ा सा डीमन उन लोगों ने तैयार किया होता है वो भी बीच में से कट जाता है और जो डीमन सेट के 5 इलाइट होते हैं वो भी उसी हमले से मारे जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि आसमान में जो काले बादल होते हैं वो पूरी तरह से हट जाते हैं। फिर हमें उस डीमन सेट के एक इलाइट को दिखाया जाता है जिसके के अंदर से एक ब्लैक कलर का पर्ल बाहर निकल के गिरता है। तभी वो उन डिसाइपल्स के पास आते हुए उनसे कहता है कि क्या तुम सब लोग ठीक हो। इतना कहने के बाद वो अपने पास एक मेडिसिन के बोतल निकालकर उस डिसाइपल को दे देता है। फिर वो उस डिसाइपल से कहता है कि जूनियर ब्रदर वीरन, मैंने तुमसे कहा था ना इंटरफेयर मत करो, अगर मैं सही समय पर यहाँ पर नहीं आता तो। ये सुनने के बाद वीरन हो से कहता है कि आपका मुझे डांटना सही है। उन्होंने सिर्फ ब्लड सोल पर्ल को रिफाइन करने के लिए किंगजू सिटी के थाउजेंड्स ऑफ कल्टीवेटर्स को मार दिया और आंखें बंद करके ये सब देखना यह हमारे सेक्ट के मोरल और प्रिंसिपल्स के बिल्कुल खिलाफ है, जिसके वजह से मैंने इम्पल्सिवली एक्ट किया। ये सुनने के बाद हाउ उसे कहता है कि जो ग्रैंड प्रोमिसेस होते हैं सेक्ट के उसके अंदर बह मत जाना। चीज जैसे तुम्हारे पास आए वैसे उसे ले लो और सिंपल लाइफ जियो, यही खुद को कल्टीवेट कराने का सही रास्ता है। ये सुनने के बाद वीरेन हाउ से कहता है कि सीनियर ब्रदर हाउ, आप ये चीजें जो कह रहे हैं उसे समझना काफी मुश्किल है। तभी हमें एक पोल को दिखाया जाता है जो कि चमक रहा होता है और उसके अंदर से एक डार्क ऑरा बाहर निकल रहा होता है। फिर हमें वहां पर डीमन क्लाउड सेट के पेट्रिक जी उनको दिखाया जाता है जो कि वहां पर पड़े हुए सारे डीमन पर्ल को अपनी तरफ खींच लेता है और हुआ से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डीमन क्लाउड सेट के डिसाइपल्स को हार्म करने की। इतना कहने के बाद पेट्रिक अपनी डिवाइन एबिलिटी डीमन शैडो हैंड का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। उस हमले को अपनी तरफ आता देख विंड्रैन काफी डर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है ये तो डीमन क्लाउड सेट का पेट्रिक एल्डर जीयून है, ये पर्पल कियोस रियलम का 7 स्टेज कल्टीवेटर है। फिर हमें हाउ को दिखाया जाता है जो कि अपनी तलवार निकालकर उस पेट्रिक के हमले के ऊपर हमला कर देता है और उसे कहता है कि ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों का हमला आपस में टकरा जाता है, लेकिन उन दोनों के हमले एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। देखने के बाद डीमन सेट का पेट्रिक काफी हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है कि वो 7 स्टेज कल्टीवेटर के हमले को सिर्फ अपने एक ही हाथ से रोक सकता है। फिर वो मुस्कुराते हुए हाउ से कहता है कि तुम काफी अच्छे लड़के हो, अगर तुम्हें मार डाला तो मुझे काफी बुरा लगेगा। फिर पेट्रिक हाउ से कहता है कि हमारा जो डीमन क्लाउड सेक्ट है वो हमेशा से स्ट्रॉन्ग लोगों की रिस्पेक्ट करता है, क्यों ना तुम हमारे सेक्ट को ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें हमारे सेक्ट के नंबर 1 डिसाइपल की पोजीशन दे दूंगा और तुम्हारे पास वो सारी लड़कियां होंगी जो कि तुम्हें पसंद है और हर कोई तुम्हारे सिर्फ एक कॉल के साथ तुम्हारा जो कोई भी ऑर्डर है उसे फॉलो करेगा। और इतना ही नहीं, तुम्हारे पास फ्यूचर आर्टिफैक्ट और जो ट्रेजर्स तुम्हें चाहिए उसका भी एक्सेस होगा। सुनने के बाद हाउ काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये काफी अच्छा है, लेकिन मैंने जो सुना है वो है कि जो डीमन क्लाउड सेक्ट है वहाँ पर आपके डिसाइपल्स को जल्दी उठना पड़ता है और देर तक काम करना पड़ता है और जो हार्ड कंडीशन है उसे भी सहन करना पड़ता है और उन लोगों का राइटियस सेक्ट हमेशा से ही पीछा करता है और कल्टीवेशन में ये नेचर को अपना काम करने देने, एक दूसरे के खिलाफ लड़ने और अपने लिए फॉर्चून को ढूंढने के बारे में है। ये सुनने के बाद पेट्रिक काफी हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि हम डिमोनिक कल्टीवेटर्स के रूप में हमारे पास जो राइटियस सेक्ट है उनके
उनके जैसे स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन नहीं है और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो रिलेटिवली और रिलैक्स्ड है और हम ग्रेटर रिवॉर्ड्स पाने के लिए हार्ड वर्क के प्रिंसिपल को वैल्यू देते हैं। ये सुनने के बाद हाउ उसे कहता है कि ये प्रिंसिपल तो वो है ना, जितना तुम काम करोगे उतना अधिक तुम पाओगे और मैं किंग वन सेक्ट में ही काम करना चाहता हूँ क्योंकि ये सेक्ट स्टेबल है और ये स्टेब्लिश्ड और रेप्यूटेबल सेक्ट है जिसके वजह से मैं यहीं पर ठीक हूँ। इतना कहने के बाद हाउ अपने तलवार निकाल कर किंग वन स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उस पेट्रियार्क के ऊपर हमला कर देता है। ये देखने के बाद पेट्रियार्क भी काफी हैरान हो जाता है। फिर अपने किंग वन मिस्टिक स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल करते हुए फिर से पेट्रियार्क के ऊपर हमला कर देता है और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसके वजह से पेट्रियार्क काफी जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। ये देखने के बाद वेरन कहता है कि मैंने तुम लोगों से कहा था ना, सीनियर ब्रदर को यहाँ पर हेल्प के लिए बुलाना ये सबसे बढ़िया डिसीजन है। और पीछे जो डिसाइपल्स खड़े होते हैं वो उस स्वॉर्ड आर्ट की पावर देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं और दूसरा डिसाइपल उस डिसाइपल से कहता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ, हमारा जो शॉर्ट सेट की टेक्निक है वो इतने पावरफुल है जैसा एक्सपेक्ट किया था। जो सीनियर ब्रदर हाउ है वो काफी डरावने हैं। फिर हमें पेट्रियार्क को दिखाया जाता है जो कि जमीन पर गिरा होता है और उसकी जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे कर गायब हो रही होती है। फिर पेट्रियार्क हाउ से कहता है लेकिन क्यों? फिर हाउ से कहता है कि मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ और मैंने कई सालों से आपकी ट्रिक को देखा है और आमने सामने मुझसे ऐसे खोखले वादे करना खुद का अपमान है। यह सुनने के बाद पेट्रियार्क उससे कहता है कि ये बात नहीं है, मैं तो बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इतने पावरफुल कैसे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस पेट्रियार्क के बॉडी में से वही डिमोनिक पर्ल बाहर निकल कर आता है। फिर उस डिमोनिक पर्ल को हाउ पकड़ लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर से कोई चीज काफी तेजी के साथ वहां से भाग रही होती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो उस पेट्रियार्क की सोल होती है जो कि उसकी बॉडी से निकलकर वहां से काफी तेजी के साथ भाग रही होती है। ये देखने के बाद हाउ भी अपने तलवार अपने मायान में वापस रखते हुए उससे कहता है कि तुम कहां पर भागना चाहते हो, लेकिन हाउ वहीं पर रुक जाता है। फिर थोड़ा कांपते हुए अपने पॉकेट में से एक घड़ी को बाहर निकालते हुए टाइम को देखने लगता है। टाइम को देखने के बाद हाउ किंग वन स्वॉर्ड सेक्ट में वापस जाने लगता है और उन डिसाइपल से कहता है कि इसे भूल जाओ, जो रेस्क्यू मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है। हाउ को इस तरह से वहां से जाता देख वो दो डिसाइपल्स में से एक डिसाइपल कहता है कि आखिर सीनियर ब्रदर हाउ क्या कर रहे हैं, क्या वो डीमन सेट के एल्डर को ऐसे ही जाने देंगे? और दूसरा डिसाइपल चिल्लाते हुए कहता है कि सिर्फ एक स्ट्राइक और वो वहीं पर मारा जाएगा, आखिर सीनियर ब्रदर उसे फेस करके उसे क्यों नहीं मार रहे? ये सुनने के बाद वायरन उनके सामने आते हुए उनसे कहता है कि क्या तुम लोगों को ये पता नहीं, जो सीनियर ब्रदर हाउ है वो सिर्फ 9 से 5 बजे तक ही कल्टीवेट करते हैं और तुम देखो ये ऑलरेडी लेट हो चुका है, अभी तो शाम भी हो चुकी है और सीनियर ब्रदर हाउ के शब्दों में कहा जाए तो ये समय है काम से वापस जाने का। फिर हमें हाउ को दिखाया जाता है जो कि एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है कि सबसे अनोइंग बात यह है कि मुझे काम से निकलने से पहले एक काम पूरा करने को दिया जाता है, इससे मुझे लगभग और टाइम करना पड़ता है। फिर अगले दिन हमें किंग वन स्वॉर्ड सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डिसाइपल अपनी स्वॉर्ड की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक डिसाइपल कहता है कि जरा उस तरफ देखो, वो आदमी फिर से आलसी बन रहा है। ये सुनने के बाद दूसरा डिसाइपल उसे कहता है कि आखिर वो इस सेक्ट का ट्रू डिसाइपल कैसे बना। फिर हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि पेड़ के नीचे आराम से सो रहा होता है। तभी वो अंगड़ाइयां लेते हुए उठ जाता है। फिर हुआ कहता है कि कल सेक्ट में आने के लिए मुझे काफी देर हो गई थी जिसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हुई। अगर मुझे पहले से ही पता होता कि अगर ट्रू डिसाइपल बनने के बाद मुझे काफी ट्रबलसम टास्क दिए जाएंगे तो मैं कभी भी ट्रू डिसाइपल नहीं बनता और अनजाने में ही सही इसे गुजरे हुए 5 साल हो चुके हैं। ये सब उस हाई इंटेंसिटी 996 ओवर टाइम जॉब की वजह से हुआ है। उस ओवर टाइम जॉब की वजह से मैं अपनी जिंदगी जी नहीं पा रहा था और अच्छे से नींद भी पूरी नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं वहीं पर मारा गया और उसके बाद मैं एक्सीडेंटली इस फैंटेसी वर्ल्ड में आ गया। यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी किंग वन स्वॉर्ड सेक्ट का एक हम्बल ट्रू डिसाइपल की है। ट्रू डिसाइपल बनने के बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम्हें अच्छे से वर्क करना है, तुम्हें प्रॉपरली वर्क करना है और मैंने जब उन्हें बताया कि मैं सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही काम करूंगा, ये सुनने के बाद सेक्ट के एल्डर काफी गुस्सा हो गए और मेरे ऊपर चिल्लाते हुए मुझसे कहा कि क्या सुबह और क्या रात, क्या बकवास है, तुम्हारे जैसे उम्र के लोग अच्छी नींद कैसे ले सकते हैं? सोने और खाने के बारे में भूल जाओ, तुम्हें सिर्फ कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए। तुम तो सच में आलसी हो, मैंने कभी भी इस तरह के आलसी आदमी को नहीं देखा और मैंने उस दुनिया में जो गलती की है उस गलती को ना दोहराने के लिए मैं कभी भी ओवर टाइम नहीं करूंगा, इसी मैंने कसम खा ली। बस मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर भी जो कंपटीशन है वो काफी इंटेंस होगा। तभी पीछे से वेनरन आकर हुआ को आवाज लगाता है और उससे कहता है कि जो सेक्ट लीडर है वो आपको ढूंढ रहे, कल के मिशन के बारे में वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। ये सुनने के बाद हुआ उससे कहता है कि क्या तुमने मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसे उगल तो नहीं दिया? फिर वेनरन हुआ से कहता है कि नहीं, मैंने पहले उन लोगों को बताया कि वो जो सीनियर ब्रदर की स्ट्रेंथ है उसे मेंशन ना करे। फिर वो वेनरन के कंधे पर हाथ रखते हुए
हुए उसे कहता है कि तुमने अच्छा काम किया, मैं अब अच्छे से रेस्ट कर सकता हूँ और अगली बार जब तुम फ्री होगे तब मैं तुम्हें एक या दो ट्रिक्स सिखा दूंगा। ये सुनने के बाद वेनरन काफी खुश हो जाता है। फिर हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि सेक्ट लीडर को मिलने के लिए वहां से निकल जाता है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें सेक्ट लीडर के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जाते हुए हुआ हमसे कहता है कि कैंगवान रियलम में कल्टीवेशन के 6 लेवल्स है और हर एक लेवल को लो से हाई तक रैंक किया गया है। सबसे पहले आता है क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज, सेकंड आता है फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज, फिर आता है सोल कन्वर्जन स्टेज, फिर आता है स्पिरिचुअल पैलेस रियलम। उस लेवल पर जाने के बाद हम अपने पावर को खुद ही सील कर सकते हैं। फिर आता है पर्पल क्योस रियलम, फिर आता है ट्रांसेंडेंस रियलम। हर कल्टीवेशन लेवल को 9 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। फिर हमें हाउ को सेक्ट लीडर के सामने खड़ा हुआ दिखाया जाता है। फिर हमें सेक्ट लीडर के बारे में बताया जाता है, उनका नाम वेंजियान है और वो 6 लेवल पर है ट्रांसेंडेंस रियलम पर, और उन्हें द स्वॉर्ड ऑफ गॉड ऑफ किंग युआन भी कहा जाता है। फिर हाउ उनसे गुड मॉर्निंग करता है। ये सुनने के बाद सेक्ट लीडर उसे कहता है कि लिटिल हाउ थोड़ा सा सीरियस बनो, तुम ये मत बोलो कि तुम मेन हॉल में हो। ये सुनने के बाद हाउ अपने पास से चाय की पत्ती निकालता है, जिसे देखने के बाद सेक्ट लीडर काफी हैरान हो जाते हैं और जल्दी से उसके पास जाकर उसे कहते हैं कि वो जल्दी से मुझे दे दो, मैं उसे टेस्ट करना चाहता हूँ। फिर हाउ उस टी को सेक्ट लीडर को दे देता है और अपने मन में कहता है कि किसने सोचा होगा कि जो किंग युआन का स्वॉर्ड गॉड है वो एक्चुअली टी एडिक्ट होगा। फिर सेक्ट लीडर खांसते हुए उसे कहते हैं कि आखिर तुमने कल के मिशन में क्या खोजा? कल जो डिसाइपल्स वापस लौट कर आए थे उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने उन्हें कल बचाया था। ये सुनने के बाद हुआ उनसे कहता है कि वो सब कोइंसिडेंस था जिसकी वजह से मैं उन्हें बचाने में सक्सेसफुल रहा। फिर वो उस डीमन पल को निकाल कर सेक्ट लीडर को दे देता है, जिसे देखने के बाद सेक्ट लीडर काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तो ब्लड सोल पल है। फिर सेक्ट लीडर हुआ से कहते हैं कि क्या तुम इसके बारे में जानते हो? फिर सेक्ट लीडर उसे बताने वाले होते तभी हुआ उनसे कहता है कि नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं जानना, प्लीज मुझे ये मत बताइए, मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है। इतना कहने के बाद वो वहां से भागने लगता है और जाते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे माफ करिएगा सेक्ट लीडर, लेकिन मैं पीसफुल जिंदगी जीना चाहता हूँ, इस ट्रबल सब मैटर को मुझसे दूर ही रखिए। तभी पीछे से सेक्ट लीडर चिल्लाते हुए उसे वहीं पर रुकने के लिए कहते हैं। फिर सेक्ट लीडर चिल्लाते हुए हुआ से कहता है कि मैंने पिछली बार तुमसे कहा था कि तुम जाकर डिसाइपल्स को स्वॉर्डमैनशिप के बारे में कुछ बताओ, आखिर तुम वहां पर क्यों नहीं गए? ये सुनने के बाद हुआ उसे कहता है कि जब मैं वहां पर जाने वाला था तब काफी देर हो चुकी थी, जिसकी वजह से मैं वहां पर नहीं गया था। आपको पता ही है कि मैं सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही काम करता हूँ, आई होप आप समझ सकते हैं। फिर सेक्ट लीडर उसे कहते हैं कि तुमने स्वॉर्डमैनशिप गैदरिंग को स्किप किया, जिसके वजह से जो 4 हॉल मास्टर्स थे वो मुझे ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे। ये बात है कि मैं तुम्हें जो ट्रू डिसाइपल की पोजीशन है उससे हटाता हूँ। ये सुनने के बाद हाउ पीछे मुड़ते हुए उनसे कहता है कि क्या उन 4 हॉल मास्टर्स ने सच में ऐसा कहा? उसे इस तरह से देखने के बाद सेक्ट लीडर अपने मन में कहते हैं कि लगता है कि मैंने कुछ हार्श तरीके से उससे बात की। लेकिन हमें हाउ को दिखाया जाता है कि जो कि ये सब सुनकर काफी खुश हो रहा होता है और कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात है। फिर हाउ सेक्ट लीडर से कहता है कि सेक्ट लीडर आखिर आप कब मुझसे ये ट्रू डिसाइपल टाइटल को वापस लेंगे? ये सुनने के बाद सेक्ट लीडर काफी गुस्सा हो जाते हैं और उसके ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहते हैं कि जब से किंग युआन स्वॉर्ड सेक्ट बना है तब से किसी ने भी ट्रू डिसाइपल को डिसमिस नहीं किया। अगर मैंने तुम्हें डिसमिस किया तो ये मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा होगा। ये सुनने के बाद हाउ रोने लगता है और कहता है कि मुझे पता था कि इतनी अच्छी चीज कभी भी नहीं हो सकती। तभी पीछे से कोई आकर कहता है कि सेक्ट लीडर और सीनियर ब्रदर हुआ को मैं ग्रीट करती हूँ। उसे देखने के बाद सेक्ट लीडर काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि जियान जियान तुम यहाँ पर आ गई। फिर हमें जियान जियान को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि 10,000 से भी ज्यादा इनर डिसाइपल्स हार्ड वर्क करते हैं दिन और रात सिर्फ ट्रू डिसाइपल बनने के लिए, और आखिर सीनियर ब्रदर हुआ आखिर आप इस अपॉर्चुनिटी को क्यों गिव अप करना चाहते हैं? फिर हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है, उसका नाम यू जियानजी होता है और ट्रू डिसाइपल किंग युआन स्वॉर्ड की हेड होती है। उसे देखने के बाद हुआ अपने मन में कहता है कि ये ट्रू डिसाइपल है किंग युआन स्वॉर्ड की और ये काफी ब्यूटीफुल है और इतनी एंगेज में इसने 4th लेवल ऑफ पर्पल क्योस रियलम तक पहुंच भी गई है। और सिंपल शब्दों में कहा जाए इसकी जो स्ट्रेंथ और जो पॉपुलैरिटी है और टॉप नॉच है, और उसे किंग युआन स्वॉर्ड सेट के फ्यूचर सेट लीडर के रूप में भी माना जाता है। और मेरा किंग युआन स्वॉर्ड सेट के ट्रू डिसाइपल के रूप में 55th रैंक है जो कि लास्ट प्लेस आता है। फिर हुआ जियान से कहता है कि जूनियर सिस्टर अगर आपको पता नहीं है तो मैं कई सालों से स्पिरिट पैलेस रियलम पर अटका हुआ हूँ, इसीलिए मैं इनर डिसाइपल के रूप में फिर से शुरुआत करना चाहता हूँ। फाउंडेशन है उसे फिर से मैं अच्छा बनाना चाहता हूँ और ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ। जैसा कि कहा जाता है पुराने को दोबारा देखो और नया कुछ सीखो। ये सुनने के बाद जियान काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जो सीनियर ब्रदर है वो कल्टीवेशन के बारे में इतना डीपली सोचते
सोचते होंगे, ये तो जो रूमर्स में कहा जाता है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ये सुनने के बाद हुआ उसे कहता है कि तुम तो काफी पोलाइट हो। तभी पीछे से सेक्ट लीडर उनसे कहते हैं कि मैंने जियान को यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि जो स्मॉल हॉल मास्टर्स है उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है। ये सुनने के बाद हुआ उनसे कहता है कि आखिर कैसी रिक्वेस्ट है। फिर सेक्ट लीडर उसे कहता है कि उन लोगों ने मुझसे कहा है कि तुम जियान के साथ कुछ मिशन को कंप्लीट करने के लिए जाओ। ये सुनने के बाद हुआ उनसे कहता है कि सेक्ट लीडर आप मजाक कर रहे हैं ना। फिर हुआ अपने मन में कहता है कि जियान को द क्वीन ऑफ कंपटीशन भी कहा जाता है क्योंकि उसने जो सेट के अंदर कंपटीशन होता है उसे ऊंचाइयों पर लेकर गई। अगर हम दोनों के बीच में नहीं बनती तो हम एक साथ कैसे काम कर सकते हैं। फिर सेट लीडर हुआ से कहता है कि जो जियान है और हमारी सेट की नंबर 1 डिसाइपल है और काफी सारे लोग हैं जो कि उससे कुछ सीखना चाहते हैं। तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, जाओ उसके साथ मिशन पर जाओ। आखिर तुम उसके साथ मिशन में जाने के लिए झिझक क्यों रहे हो। ये सुनने के बाद हुआ उनसे कहता है कि सेट लीडर मुझे ये चिंता है कि मैं उनके जितना स्किल नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ उनके कल्टीवेशन को डिले करता रहूंगा। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि जूनियर सिस्टर क्या आप भी चाहती है कि मैं आपका साथ दूं। और जियान उसे कहती है कि सीनियर ब्रदर तुम कुछ ज्यादा ही चिंता करते हो, हम दोनों एक ही सेक्ट से आते हैं, इसीलिए हम दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और साथ में प्रोग्रेस करना चाहिए। और इसके अलावा आप इस मिशन को अपने आप को प्रूव करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने बारे में जो कोई भी अफवाह बाहर फैल रही उसे भी गलत साबित कर सकते हैं। ये सुनने के बाद वह काफी हैरान हो जाता है, कहता है कि क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट करना चाहती हो। फिर वह सेक्ट लीडर से कहता है कि सेक्ट लीडर मैं मिशन के लिए जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद आखिर टी लीव्स की कौन केयर करेगा। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि आप इतनी दूर चले गए और मुझे मिशन पर ले जाने के लिए आपने जूनियर सिस्टर को मनाया, लेकिन मैं भी एक प्रिंसिपल्स वाला आदमी हूँ। आखिर मुझे एक छोटी लड़की के साथ बिजनेस ट्रिप पर क्यों जाना चाहिए जबकि मैं बस लेट कर आराम कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद सेक्ट लीडर उसे एक इशारा करते हैं जिसे देखने के बाद हाउ कुछ समझ नहीं पाता। फिर सेक्ट लीडर उसे कहता है कि अगर तुम इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो तो मैं तुम्हें 3 दिन की छुट्टी दूंगा। ये सुनने के बाद हाउ काफी हैरान हो जाता है, कहता है कि क्या 3 दिन की छुट्टी। और ये सुनने के बाद हाउ काफी खुश हो जाता है और जल्दी से सेक्ट लीडर का हाथ को पकड़ लेता है और उनसे कहता है कि सेक्ट लीडर टाइम काफी कम बचा है, जल्दी से मुझे उस मिशन के बारे में बताइए और लोकेशन के बारे में। हुआ को ये सब करता देख सेक्ट लीडर काफी हैरान हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि हुआ छुट्टी के लिए बिना कुछ सोचे फायर और वाटर से चला जा सकता है। फिर हमें दोपहर 1 बजे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियान अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी पीछे से हाउ उबासिया लेते हुए उसकी तरफ आने लगता है और उससे कहता है कि जूनियर सिस्टर आप तो बहुत मेहनती हो। ये सुनने के बाद जियान उससे कहती है कि सीनियर ब्रदर हुआ आप 1 घंटे लेट हो। ये सुनने के बाद हुआ उससे कहता है कि अगर तुम दोपहर को एक छोटी सी झपकी नहीं लोगे तो बाद में तुम्हें लेजी फील होगा। ये सुनने के बाद यू उससे कहती है कि कल्टीवेशन के लिए तुम्हें अपॉर्चुनिटी चाहिए जो कि आपको इम्प्रूव कर सके। मैं यहाँ पर दोपहर को ही आई थी और मैंने 3000 स्वॉर्ड स्ट्राइक्स लगाई और मैं स्पिरिचुअल पैलेस रिलम की कल्टीवेटर है, कभी भी विश्वास नहीं कर सकती कि आप एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह सो सकते हैं। इतना कहने के बाद यू उसकी तरफ घूर कर देखने लगती है। ये देखने के बाद हुआ उसे कहता है कि हाँ वापस जाने के बाद मैं मेरी जो कल्टीवेशन प्रैक्टिस है उसे डबल कर दूंगा। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि छोटी उम्र के बावजूद जूनियर सिस्टर यू मुझे बड़ों की तरह क्यों परेशान करती रहती है। फिर यू उसे कहते हैं कि देर हो रही है, चलो अब यहाँ से चलते हैं। इतना कहने के बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और जाते हुए यू हुआ से कहते हैं कि सीनियर ब्रदर आप इस बार के मिशन के बारे में क्या सोचते हैं। फिर वह उसे कहता है कि सेक्ट लीडर हमें जो टियानो माउंटेन पर विलेजर्स मिसिंग हुए थे उनकी जांच करने के लिए भेज रहे हैं जो कि किंगजू सिटी के ब्लड सैक्रिफाइस रूइन के काफी करीब है। मुझे डाउट है कि उन विलेजर्स का डिसअपीयरेंस के पीछे डिमोनिक सेट का हाथ है। फिर यू हुआ से कहते हैं कि सीनियर ब्रदर आप चिंता मत करिए, आप अभी भी 6th लेवल ऑफ स्पिरिचुअल पैलेस रिलम पर है, मैं आपको प्रोटेक्ट जरूर करूंगी। ये सुनने के बाद हुआ काफी खुश हो जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने मन में कहता है कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी जो जूनियर सिस्टर है वो इतनी भरोसेमंद होगी। मुझे सिर्फ एक बड़ी सी थिक गले लगाने का मौका मिलता है और ये मिशन कंप्लीट हो जाने के बाद मुझे 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। अब तो मेरी काफी बड़ी लॉटरी लग गई है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेक्ट लीडर। फिर हमें उन लोगों को टियानो माउंटेन रेंज के पास दिखाया जाता है जहाँ पर आने के बाद यू हुआ से कहती है कि सीनियर ब्रदर चलो चलकर विलेजर से इसके बारे में पूछते हैं और थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि अपनी जेब में से घड़ी निकालकर उसके अंदर टाइम देखने लगता है। ये देखने के बाद यू काफी हैरान हो जाती है और हुआ से कहते हैं कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो। फिर हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि उल्टी गिनती करना शुरू कर देता है 5 4 3 2 1। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि 5 बज चुके हैं। इतना कहने के बाद हुआ वहां से दौड़कर जाने लगता है और जाते हुए यू से कहता है कि अब मैं यहाँ से रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ और जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी उसको मैं तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हूँ जूनियर सिस्टर, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। इतना कहने के बाद हुआ वहां से चला जाता है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें एंगजियान हाउस का सीन दिखाया जाता
जाता है जहाँ पर हुआ आ गया होता है और अंदर आने के बाद वहाँ पर के एक आदमी से कहता है कि क्या मुझे एक रूम मिलेगा। ये सुनने के बाद वो आदमी उसे रूम की चाबी देने लगता है और चाबी देते वक्त हुआ की नजर उसके हाथ पर बने हुए टैटू पर पड़ती है, जिसे देखने के बाद हुआ काफी हैरान हो जाता है। फिर वो अपने मन में कहता है कि मुझे अब कोई परवाह नहीं है, अब मेरा आराम करने का समय आ गया है। इतना कहने के बाद हुआ अपने रूम में जाकर सो जाता है। फिर कुछ समय बाद उसे बाहर के किसी की चिल्लाने की आवाज आ जाती है, जिसे सुनने के बाद हुआ जल्दी से अपने नींद से उठ जाता है और कहता है कि लगता है कि यह आवाज कुछ फेमिलियर है। फिर हमें उस वेटर के सामने यू को दिखाया जाता है जो कि उसके साथ लड़ाई कर रहे होते हैं क्योंकि उसे रहने के लिए कोई रूम नहीं मिल रहा होता है। तभी पीछे से हाउ आकर उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि जो कि हाउसकीपर ने पहले ही कहा है कि जो सारी रूम से वो फुल है, तो आखिर तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो। उसे देखने के बाद यू काफी हैरान हो जाती है और उसे कहते हैं कि सीनियर ब्रदर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर हुआ उस हाउसकीपर से कहता है कि हाउसकीपर क्या ये ठीक रहेगा कि मेरी जो जूनियर सिस्टर है वो मेरे साथ रूम शेयर करे। ये सुनने के बाद हाउसकीपर उसे कहता है कि कोई बात नहीं, आप दोनों एक साथ रूम शेयर कर सकते हैं। लेकिन यू ये सब सुनने के बाद काफी हैरान हो रही होती है। फिर वो कहती है कि क्या सीनियर ब्रदर हम दोनों एक ही रूम में रहेंगे। फिर वो उससे कहता है कि अगर तुम स्ट्रीट पर नहीं सोना चाहती तो मेरा पीछा करो। ये सुनने के बाद यू काफी ब्लश करने लगती है। फिर वो उसके पीछे चलने जाने लगती है और जाते हुए वो अपने मन में कहती है कि हम दोनों कुछ भी गलत करने नहीं जा रहे, तो फिर मैं इतना शर्मा क्यों रही हूँ। और इसके अलावा जो सीनियर ब्रदर हुआ है वो सिर्फ अभी स्पिरिचुअल पैलेस रिलम है, जिसके वजह से मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। फिर हमें उन दोनों को उनके कमरे में बैठा हुआ दिखाया जाता है जहाँ पर यू काफी शर्मा रहे होते हैं। तभी हुआ उसे कहता है कि जूनियर सिस्टर तुमने खाना खा लिया। फिर वो उसे कुकीज देते हुए उसे कहता है कि क्या तुम इसमें से कुछ लेना चाहती हो। फिर यू उसे कहते हैं कि सीनियर ब्रदर हम कल्टिवेटर्स है, हमें हमारी माइंड की प्योरिटी के साथ कल्टिवेशन करना चाहिए और हमारी जो डिजायर है उसे अबेंडन करना चाहिए। वो ये सब हाउ को बता ही रहे होते हैं। तभी हाउ उसके मुंह में एक कुकीज दे देता है, जिसके वजह से वो काफी शर्माने लगती है। लेकिन जैसे ही वो कुकी को खा लेती है तो उसे वो काफी पसंद आ जाती है और वो कुकी के बारे में बहुत कुछ बताने लगती है। फिर वो हुआ के ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहती है कि सीनियर ब्रदर हुआ, आखिर तुम मेरे ऊपर हमला करने के लिए एक पेस्ट्री का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। फिर वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा। ये सुनने के बाद यू शर्माते हुए उसे कहते हैं कि हाँ ये काफी अच्छा है, लेकिन इस तरह का फूड कल्टिवेटर्स के लिए कुछ भी बेनिफिट नहीं देता, इसके लिए इसे हम कम ही खाए तो अच्छा रहेगा। फिर हुआ उसे कहता है कि जूनियर सिस्टर क्या तुम सच में ये सोचती हो कि अगर हम फूड और रोमांस के टेम्पटेशन को हम अपनी लाइफ से निकाल ले तो हमारी जो कल्टिवेशन है वो काफी तेजी के साथ प्रोग्रेस करेगी। ये सुनने के बाद यू उसे कहती है कि क्या ऐसा नहीं होता। फिर वो उसे कहता है कि बिल्कुल नहीं, हम दोनों इस दुनिया में रहते हैं, हम दुनिया की हर चीज से सिर्फ इसलिए कैसे छिप सकते हैं क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं। हर चीज को आंख मूंद कर टालने से आप केवल फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे। कोई भी कदम आप उठाने से काफी डरेंगे और कल्टीवेशन में प्रोग्रेस करना भी आपके लिए काफी हार्ड हो जाएगा। लेकिन अगर कोई प्योर और ट्रैंक्विल माइंड अचीव नहीं कर सकता तो वो दुनिया में डूबने और डिजायर से लेड होने से कैसे बच सकता है। फिर यू उसे कहते हैं कि तो फिर हम कल्टीवेशन कैसे कर सकते हैं। ये सुनने के बाद हुआ काफी कुछ उसे ज्ञान की बातें पेल देता है जो कि हमारे लिए यहाँ पर बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वो बातें पेलने के बाद जब हुआ यू की तरफ देखता है तो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसका रिएक्शन काफी अलग होता है। ये देखने के बाद हुआ अपने मन में कहता है कि लगता है कि मैंने गलती से कुछ ज्यादा ही बातें कर ली। आई होप कि मेरी जो बातें हैं उसकी वजह से जो बच्चे का ब्रेन है वो क्रैश ना कर जाए। फिर यू खुश होते हुए हुआ से कहते हैं कि सीनियर ब्रदर अब मैं सब कुछ समझ गई, अपने डिजायर का सीधे सामना करके और फिर उन्हें छोड़कर हम सिंप्लिसिटी और क्लियरिटी के साथ रिटर्न कर सकते हैं और हम इनसाइट की एनलाइटमेंट गेन कर सकते हैं। इतना कहने के बाद यू काफी तेजी के साथ उन पेस्ट्रीज को खाने लगती है। ये देखने के बाद हुआ तो पूरा सदमे में चला जाता है और अपने मन ही मन में कहता है कि आखिर क्या समझ गई, जल्दी से उसे खाना रोक दो। ओ मेरा दिल, लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। फिर हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि बेड पर लेट जाता है और यू से कहता है कि जूनियर सिस्टर मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम्हें आज ग्राउंड पर ही सोना होगा। ये सुनने के बाद यू उससे कहती है कि सीनियर ब्रदर आप चिंता मत करिए, मैं इसके साथ ठीक हूँ और मैं सोने नहीं वाली, मैं अब मेडिटेट करने वाली हूँ। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाउस सो रहा होता है और यू मेडिटेट कर रहे होते हैं। तभी उनके कमरे के बाहर एक आदमी आ जाता है और कहता है कि छोटे लड़के, मैं तुम्हें सबसे पहले ऐसे जाने देने वाला था, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। इतना कहने के बाद वो अपने पास से एक अगरबत्ती निकाल कर हो और यू के कमरे के बाहर लगा देता है।
फिर हमें उस अगरबत्ती के धुएं को दिखाया जाता है जो कि सीधा हुआ के कमरे में जा रहा होता है जहाँ पर बैठकर यूं मेडिटेट कर रही होती है। तभी वो अपने आंखें खोलते हुए कहते हैं कि ये अजीब सी सेंट कहाँ से आ रही है। तभी वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उस धुएं के अंदर पॉइजन मिक्स होता है। जैसे उसे वो पता चलता है वो अपनी जगह से खड़े होने की कोशिश करने लगती है लेकिन वो वहीं पर नीचे गिर जाती है और वो हुआ की तरफ देखते हुए कहते हैं कि सीनियर ब्रदर जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लेकिन हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि काफी आराम से यू की तरफ देख रहा होता है। फिर हमें यू को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे कर बेहोश होने लगती है। फिर हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही शॉपकीपर आकर घुटने पर बैठकर एक सामने वाले आदमी से कहता है कि माय लॉर्ड, जो किंग वन स्वॉर्ड सेट के जो डिसाइपल्स थे उन्हें मैंने मेरे स्पिरिट सेपरेशन एसेंस का इस्तेमाल करते हुए बेहोश कर दिया है। में से एक यू जियानजिन है जो कि किंग वन स्वॉर्ड सेट की ट्रू डिसाइपल है और दूसरे की जो आइडेंटिटी है वो अननोन है। लेकिन यू उसे सीनियर ब्रदर हुआ कहकर पुकार रही थी। ये सुनने के बाद वो सामने वाला आदमी उसे कहता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यू जियानजी को बेहोश कर पाओगे। और जहाँ तक बात रही सीनियर ब्रदर हुआ कि मैंने पहले कभी भी इसके बारे में नहीं सुना है, शायद वो छोटा सा काम करने वाला एक लड़का है। ये सुनने के बाद शॉपकीपर उसे कहता है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपने जो मुझे हिडन टैलिस्मन दिया था उसकी वजह से वो मुझे ढूंढ नहीं पाए। ये सुनने के बाद वो सामने वाला आदमी हंसते हुए उसे कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया है। फिर शॉपकीपर उसे कहता है कि तो फिर ठीक है, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा। ये सुनने के बाद वो आदमी उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो काफी अच्छे हैं, मैं अभी तुम्हें उनसे मिलवाने के लिए लेकर चलता हूँ। इतना कहने के बाद वो आदमी शॉपकीपर के ऊपर हमला कर उसे वहीं पर जान से मार देता है। उसे मारने के बाद वो हंसते हुए कहता है कि जो फाइनल सैक्रिफाइस था वो कंप्लीट होने वाला है। इतना कहने के बाद वो अपने दो साथियों को बुलाता है जिनमें से एक का नाम नंबर 3, दूसरे का नाम नंबर 4 होता है। फिर वो उन दोनों से कहता है कि जल्दी से जाकर वो जो किंग वन स्वॉर्ड सेट के 2 डिसाइपल्स थे उन्हें मेरे पास वापस लेकर आओ। फिर हम यू को दिखाया जाता है जो कि बेहोशी से जाग जाती है और उसके सामने हुआ बैठा होता है। हुआ उसे कहता है कि क्या तुम जाग गए। हुआ को देखने के बाद यू जल्दी से उठ जाती है और उसे कहती है कि ये ठीक नहीं है, ये जगह काफी डेंजरस है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वो अपने आप को देखती है तो वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि वो बिल्कुल ठीक थी, उसे उस पॉइजन से कुछ भी नहीं हुआ होता। फिर वो हुआ की तरफ देखते हुए उसे कहते हैं कि आखिर तुम ठीक कैसे हो। फिर वो अपने मन में कहती है जो कि सीनियर ब्रदर हुआ का कल्टीवेशन लेवल मुझसे कम है तो नॉर्मली उसे मुझसे पहले बेहोश हो जाना चाहिए था। फिर वो उसे कहता है कि जब मैं सोया था तब मैंने फेटल ब्रीथ का इस्तेमाल किया था जो मेडिटेट करते हैं स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उससे काफी अलग, जिसके वजह से जो स्पिरिट सेपरेशन इंसेंस का सेंट था उसे मैंने इनहेल नहीं किया। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी अंधेरे में मौजूद पर्सन ने कोई भी हरकत नहीं की, इसलिए मैंने कमरे में खुशबू बिखेर दी और फिर आपको डिटॉक्सिफाइड करने में मदद की। फिर वह उस इंसेंस स्टिक को देखते हुए कहता है कि ये तो सच में स्पिरिट सेपरेशन इंसेंस है। जो पर्पल केओस रिलम के 5th लेवल से कम के कल्टीवेटर्स होते उन्हें इस पॉइजन से रेजिस्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है। फिर वो यूं से कहता है कि जूनियर सिस्टर, तुम्हारा जो सोशल एक्सपीरियंस है वो काफी कम है, इसीलिए तुम्हें हर वक्त और हर जगह सावधानियां बरतनी होगी और इस बार मिशन करते वक्त आप अकेले हो। अगर इस बार आपने सावधानी नहीं बरती तो इसका जो परिणाम है वो काफी सीरियस होगा। फिर यू हुआ से कहते हैं कि मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर ब्रदर हुआ और मैं फ्यूचर में इसके ऊपर और भी ज्यादा अटेंशन दूंगी। फिर हुआ उसे चाय देते हुए उसे कहता है कि जूनियर सिस्टर, तुम इतना भी पोलाइट मत बनो, तुम्हारी बॉडी को थोड़ा सा गर्म करने के लिए चाय पियो। ये सुनने के बाद यू जल्दी से चाय को लेते हुए अपने मन में कहती है कि रूमर्स है कि जो सीनियर ब्रदर हुआ है वो सिर्फ एक लेजी ट्रू डिसाइपल है, लेकिन मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो कुछ शब्दों के साथ ही मेरी जो कल्टीवेशन है उसके एसेंस को समझ पाएंगे। वो हर समय सतर्क भी रहते और उसने मेरी जान भी बचाई और उनकी जो पर्सनैलिटी है वो काफी अच्छी है और वो दिखने में भी काफी अच्छे है। लेकिन अफसोस की बात है उनकी जो कल्टीवेशन लेवल है, नहीं रुको, आखिर मैं किस बारे में सोच रही हूँ। इतना कहने के बाद यू काफी शर्माने लगती है। तभी हाउ उसे कहता है कि जूनियर सिस्टर, तुम्हारी रिकवरी कैसी है। ये सुनने के बाद यू उसे कहती है कि आपकी कंसर्न के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर ब्रदर, मैं ठीक हूँ। और साथ ही में वो अपने मन में कहती है कि मैं इसलिए ऐसा सब कुछ सोच रही हूँ क्योंकि वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है। तभी हमें बाहर नंबर 3 और नंबर 4 को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं और साथ ही में अपना किलिंग इंटेंट भी रिलीज कर रहे होते हैं। जैसे यू को उनका किलिंग इंटेंट महसूस होता है वैसे वो अपने तलवार
तलवार निकालकर उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और हुआ से कहता है कि वहाँ पर से किलिंग इंटेंट मुझे महसूस हो रहा है, सीनियर ब्रदर थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। लेकिन हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि सोने के लिए जा रहा होता है और उससे कहता है कि जो कि तुम रिकवर हो चुके है तो ये सब मैटर मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ, आखिरकार ये मेरे काम करने का समय नहीं है। ये सुनने के बाद यू तो पूरा सदमे में चली जाती है और क्या बोले कुछ समझ नहीं पाती। फिर हमें यू को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ उन दोनों की तरफ बढ़ने लगती है और अपने मन में कहते हैं कि इसे भूल जाने दो, वो दोनों पर्पल क्योस रियलम के एक्सपर्ट्स है और जो सीनियर ब्रदर है वो सिर्फ स्पिरिचुअल पैलेस रियलम पर है। वो दोनों अगर अंदर चले आए तो ये बहुत बड़ी ट्रबल होगी, इसलिए मुझे बाहर जाकर ही उनसे निपटना होगा। इतना कहने के बाद यू उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपनी तलवार को भी तैयार कर लेती है और वो कहती है कि मैंने सोचा कि ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि आप यहाँ पर आए। इतना कहने के बाद यू उनके ऊपर हमला कर देती है। वो हमला सीधा जाकर नंबर 3 और नंबर 4 को लगता है और सीधा जाकर जमीन के ऊपर टकरा जाते हैं और वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। धुआं हटने के बाद हमें नंबर 3 और नंबर 4 को दिखाया जाता है जो कि सही सलामत होते हैं। यू के हमले से उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता। फिर हमें उनके सेक्ट के बारे में बताया जाता है। उनके सेक्ट का नाम पर्पल स्पिरिट सेक्ट है जो कि डोंगहोन कॉन्टिनेंट का 4th सेक्ट है। उन लोगों को देखने के बाद यू कहते हैं कि ये तो पर्पल स्पिरिट सेक्ट के ट्रू डिसाइपल्स है और उनसे कहते हैं कि तुम दोनों फेलो कल्टिवेटर्स आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन यू जब उनको अच्छी तरह से देखती हो तो वो काफी हैरान हो जाती है और अपने मन में कहते हैं कि उनके आईज में जो गेज है ये तो ब्लड पपेट बन चुके हैं। उन लोगों की जो सोल है उसे मैजिक के द्वारा ब्लॉक कर दी है जिसकी वजह से वो पपेट्स में बदल गए हैं। ये जो स्पेल है वो डेमोनिक सेक्ट इस्तेमाल करता है। ऐसा लगता है कि जो विलेजर्स यहाँ से गायब हुए हैं उनके पीछे उन लोगों का ही हाथ है। इतना कहने के बाद यू उनके ऊपर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगती है और वो कहती है कि ये दोनों लोग इनकी जो कल्टीवेशन है वो पर्पल क्योस रियलम के 4th और 3rd लेवल पर है। और हमें यू को दिखाया जाता है जो कि उनके सामने आते हुए उनसे कहती है कि ये कितनी बड़ी कोइंसिडेंस की बात है, मैं भी थोड़ा सा अपसेट हूँ। इतना कहने के बाद यू अपने किंग वन शॉट टेक्निक क्लीविंग क्लाउड्स एंड सर्विंग मून का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर हमला कर देती है। वो हमला इतना पावरफुल होता है कि उस हमले के चपेट में जो कुछ भी आ रहा होता है वो उसे तबाह करता जा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो हमला सीधा ब्लड पपेट्स की तरफ बढ़ रहा होता है लेकिन ब्लड पपेट्स अलग अलग डायरेक्शन में कूदकर उस हमले से बच जाते हैं। लेकिन तभी यू उस हमले को स्प्लिट कर उन दोनों की तरफ भेज देती है। वो हमला सीधा जाकर उन दोनों को लगता है जिसकी वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और हाउ ये सब अपने डिवाइन सेंस की मदद से देख रहा होता है। ये देखने के बाद हाउ कहता है कि वो अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को स्प्लिट कर सकती है लेकिन इसकी वजह से उसकी जो पावर है वो डिक्रीज हो गई है। बैटल को अपने डिवाइन सेंस से देखने का मजा ही कुछ और है, इसके लिए हमें अपनी आंखें खोलनी नहीं पड़ती। लेकिन पर्पल स्पिरिट सेट के वो दोनों डिसाइपल इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले। फिर हमें उन दोनों डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो कि काफी जख्मी हो गए होते हैं। फिर उनमें से एक डिसाइपल कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी उंगली को चोट पहुंचाने की। यह सुनने के बाद यू काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि वो दोनों कम्प्लीटली ब्लड पपेट नहीं बने, उनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस के कुछ ट्रेसेस बचे हुए हैं। फिर हमें उसी डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्सा हो रही होती है। फिर वो खड़े होते हुए यू के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाती है और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर वो डिसाइपल छलांग लगाते हुए यू के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाती है। उसके हाथ में एक भाले जैसा वेपन होता है जिससे कि वो यू के ऊपर हमला कर देती है लेकिन यू भी अपनी तलवार निकालकर उस हमले को रोक लेती है। उस हमले को रोकने के बाद यू अपने मन में कहती है कि वो इतना हेवी वेपन इतनी आसानी से यूज कर सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के बीच में काफी तेजी के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है और उन दोनों के हमले आपस में टकरा रहे होते हैं जिसकी वजह से नीचे जो जमीन होती है वो भी शेटर होती जा रही होती है। फिर वो थोड़ा सा पीछे हटते हुए कहती है कि आखिर एक ऐसी अजीब सी पावर है, यहाँ तक कि मेरे जो हाथ है वो भी सुन पड़ गए हैं। फिर हमें उस ब्लड पपेट को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में यू के ऊपर एक और हमला कर देती है लेकिन यू काफी आसानी से उस हमले को रोक लेती है। उस हमले को रोकने के बाद यू उससे कहती है कि चलो अब हम एक असली फाइट को शुरू कर देते हैं। ये सुनने के बाद हाउ अपने मन में कहता है कि जैसा कि एक हेड डिसाइपल से एक्सपेक्ट किया था, फाइट के इतने कम समय में उसने अपने अपोनेंट की जो स्किल्स है उसे काफी अच्छी तरह से जान लिया है। लेकिन वो दोनों पर्पल क्योस रियलम के 4th लेवल पर है और वो सिर्फ एक ब्लड पपेट है जिनकी कॉन्शियसनेस को सील कर दिया है। वो सिर्फ अपनी फाइट के इंस्टिंक्ट पर ही भरोसा कर सकते हैं जो कि उसके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। फिर हमें यू को दिखाया जाता है जो कि अपनी मैन में से तलवार को धीरे धीरे कर बाहर निकालने लगती है और जैसे वो अपनी तलवार को मैन में से पूरी तरह से बाहर निकाल लेती है वैसे ही उसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लगता है। इसे देखने के बाद वो ब्लड पपेट भी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये देखने के बाद हाउ कहता है कि लेकिन जो जूनियर सिस्टर है उसको आगे आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं है। फिर वो खिड़की में से अंदर आने वाले एक पत्ते को पकड़ लेता है और
कहता है कि क्या इतना काफी है। फिर हमें यू को दिखाया जाता है जो कि अपनी किंग वन स्वॉर्ड आर्ट ड्राइंग स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस ब्लड पपेट के ऊपर हमला कर देती है। वो हमला इतना पावरफुल होता है कि जो नीचे की जमीन होती है वो भी शैटर हो जाती है और वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। धुआं हटने के बाद हमें यू को दिखाया जाता है जो कि उस ब्लड पपेट की तरफ बढ़ रही होती है। आखिरकार मैंने उन्हें काबू में कर ही लिया। इसके बाद मुझे पता लगाना होगा कि आखिर इन्हें कैसे जगाया जाए। इतना कहने के बाद यू वहाँ से मुड़कर जाने लगती है। तभी वो ब्लड पपेट अपने पास से किसी तरह का फैन निकालकर यू के ऊपर हमला कर देती है। जैसे यू को महसूस होता है कि उसके तरफ एक हमला आ रहा है, वैसे यू अपने आजू बाजू एक शील्ड तैयार कर लेती है। लेकिन वो हमला यू के शील्ड को तोड़ देता है और यू को लगने वाला होता है। तभी कोई चीज काफी तेजी के साथ आकर उस हमले के डायरेक्शन को चेंज कर देता है और वो हमला सीधा जाकर एक पहाड़ से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये देखने के बाद यू काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि अभी का जो मूव था, अगर मैं उसके चपेटे में आ जाती तो मैं सीरियसली इंजर हो जाती। फिर हमें उस दूसरे ब्लड पपेट को दिखाया जाता है जिसने कि यू के ऊपर हमला कर दिया होता है और यू काफी तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि आखिर वो ग्रीन लाइट कैसी थी, क्या वो एक लिफ्ट था। फिर हमें यू को दिखाया जाता है जो कि उस ब्लड पपेट के पीछे आकर उसके गर्दन के पीछे मारते हुए उस ब्लड पपेट को बेहोश कर देती है और कहते हैं कि आखिर कौन है जो कि मुझे बचाना चाहता है। फिर हमें उन दोनों ब्लड पपेट को दिखाया जाता है जिसे कि यू अपने कमरे में लेकर आई होती है। फिर हाउ से कहता है कि ऐसा लगता है कि आपने इसे पहले ही हल कर दिया है। फिर यू हाउ से कहते हैं कि सीनियर ब्रदर पहले आप। ये सुनने के बाद हाउ से कहता है कि मैं पूरे समय यहाँ पर लेटा रहा हूँ, आखिर क्या हुआ। ये सुनने के बाद यू उससे कहती है कि कुछ नहीं और साथ ही में वो अपने मन में कहती है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। आखिर सीनियर ब्रदर हुआ स्पिरिचुअल पैलेस रियलम के 6th लेवल पर है, आखिर उनके पास इतनी अच्छी एबिलिटीज कैसी हो सकती है। फिर यू हुआ से कहती है कि सीनियर ब्रदर इनकी जो ट्रू स्पिरिट्स है वो अभी तक जिंदा है, इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी इन्हें सेक्ट में वापस लेकर जाना होगा। हमें इनके ऊपर जो ब्लड पपेट टेक्निक है उसे रिमूव करने के लिए एल्डर्स और डीमन स्लेइंग फॉर्मेशन की जरूरत है। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो डेमोनिक सेक्ट के मेंबर्स है वो किसी और जगह पर भाग जाएंगे और वहाँ के लोगों को परेशान करेंगे। ये सुनने के बाद हाउ कहता है कि आम लोगों के खातिर, और अपने मन में कहता है कि मेरे 3 दिनों के वेकेशन के खातिर। ऐसा लगता है कि अब मैं ही ऐसा कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद हाउ अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करने लगता है। ये देखने के बाद यू काफी हैरान हो जाती है और कहते हैं कि सीनियर ब्रदर क्या आप वो करने जा रहे हैं। फिर हाउ उससे कहता है कि मैं अपने डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करते हुए उनके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर जाऊंगा और उनके अंदर जो ब्लड पपेट है उन्हें बाहर निकालूंगा। ये सुनने के बाद यू उससे कहते हैं कि सीनियर ब्रदर आप क्या पागल हो गए हो। सी ऑफ कॉन्शियसनेस ये वो जगह है जहाँ पर इन कल्टिवेटर्स की ट्रू स्पिरिट एग्जिस्ट करती है। अगर हमने थोड़ा भी केयरलेसनेस को दिखा दिया तो इनकी जो ट्रू स्पिरिट है वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। ये सुनने के बाद हाउ से कहता है कि तुम चिंता मत करो जूनियर सिस्टर। इतना कहने के बाद हाउ अपने दोनों हाथों को उन दोनों के सर के ऊपर रख देता है। ये देखने के बाद ये और भी ज्यादा डर जाती है और कहती है कि सीनियर ब्रदर आप एक ही समय पर इन दोनों के अंदर जो ब्लड पपेट के सीड्स है उन्हें निकालेंगे। ये तो हेवंस के खिलाफ जा रहा है। ये सुनने के बाद यू से कहता है कि लोगों को बचाना आग बुझाने के समान है और एक ही समय पर ऑपरेशन करना सबसे तेज तरीका है। ये सुनने के बाद यू से कहती है कि मेन पॉइंट ये नहीं है कि ये तरीका तेज है या नहीं, ये इस बारे में है कि ये सेफ है या नहीं। फिर हमें उस फीमेल डिसाइपल को जागता हुआ दिखाया जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलकर सामने की तरफ देखती है तो सामने की तरफ वही मेल डिसाइपल होता है जो कि उससे कहता है कि जियोन तुम जाग गए। उसे देखने के बाद वो फीमेल डिसाइपल उससे कहती है कि फेंक। तभी जियोन हुआ और यू को देखकर काफी हैरान हो जाती है और उनसे कहती है कि तुम दोनों किंग वन स्वॉर्ड सेक्ट के ट्रू डिसाइपल हो ना। फिर यू उसे अपना और हुआ का इंट्रोडक्शन देती है। फिर फेंग जियोन से कहता है कि सिस्टर योन हेड डिसाइपल है किंग वन स्वॉर्ड सेक्ट की और उन्होंने हमें बचाया है। तभी जियोन अपने सर को हाथ लगाते हुए कहते हैं कि मुझे अब सब कुछ याद आ गया है, हमें डीमन सेक्ट के एक एल्डर ने पकड़ लिया था। ये सुनने के बाद हुआ उससे कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर उस एल्डर ने तुम्हें कैसे पकड़ लिया। फिर जियोन उसे कहती है कि 1 हफ्ते पहले हमारे सेक्ट ने हमें विलेजर्स के गायब होने की जांच करने के लिए हमें यहाँ पर भेजा गया था। हमने सुरंगों का पता लगाया और हमने देखा कि डीमन सेक्ट का एक सीनियर मेंबर वो विलेजर्स के ब्लड का इस्तेमाल कर रहा है सैक्रिफाइस के लिए, लेकिन सामने वाले ने जो ट्रैप बिछाया था हम उसमें फंस गए और उसके बाद हमें पूरी तरह से सप्रेस कर दिया। लेकिन हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम स्पेल में फंस जाएंगे और ब्लड पपेट बन जाएंगे और हमारी जान बचाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनने के बाद ये उसे कहते हैं कि तुम्हें मुझे शुक्रिया करने की कोई भी जरूरत नहीं है,
क्योंकि मेरे सीनियर ब्रदर ने तुम्हें बचाया है। ये सुनने के बाद जियोन हुआ को ग्रीट करते हुए उसे कहते हैं कि हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फ्यूचर में हम इसका बदला जरूर चुकाएंगे। ये सुनने के बाद यू कुछ समय पहले का सीन याद करने लगते हैं, जहाँ पर हुआ उन दोनों के अंदर से जो ब्लड पपेट सीड था उसे बाहर निकाल रहा होता है और कहते हैं कि सीनियर ब्रदर ने एक समय पर और एक ही साथ उन दोनों के अंदर से जो ब्लड पपेट सीड था उसे बाहर निकाल लिया। और उस ब्लड पपेट सीड को बाहर निकालने के बाद हुआ यू से कहता है कि सब कुछ हो गया। ये देखने के बाद यू काफी हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है कि जो ब्लड पपेट सीड है वो सी ऑफ कॉन्शियसनेस के गहराई में दबा हुआ है और लोगों के लाइफ को नुकसान पहुंचाए बिना इसे बाहर निकालना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। यहाँ तक कि जो सेक्ट के एल्डर्स है वो भी इस तरह के ऑपरेशन करने के लिए झिझकते हैं। फिर यू हुआ से कहते कि सीनियर ब्रदर क्या आपने इस टेक्निक को मास्टर किया है? ये सुनने के बाद हुआ उससे कहता है कि कुछ समय पहले मैं जब स्क्रिप्चर रूम में अपना टाइम पास कर रहा था तब मुझे डिवाइन कॉन्शियसनेस को कैसे मैनिपुलेट करे उसका इनकम्प्लीट स्क्रॉल मिला और मुझे कंटेंट काफी दिलचस्प लगा, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उसकी स्टडी करूंगा। ये सुनने के बाद यू काफी हैरान हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि क्या इनकम्प्लीट स्क्रॉल, क्या ये कंप्लीट टेक्निक नहीं है? सीनियर ब्रदर आप आग से खेल रहे हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हुआ जियो से कहता है कि तुम दोनों को बचाने के लिए मैंने मेरे बहुत सारे प्रीशियस मटेरियल्स और ट्रेजर को खर्च किया है और उसकी कीमत लगभग 30,000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है। ये सुनने के बाद तो यू पूरा सदमे में चली जाती है और मुंह फुलाते हुए कहती है कि आप क्लियरली ऐसा सब कुछ कर रहे हैं, आखिर इसकी कीमत प्रीशियस मटेरियल और ट्रेजर के साथ कैसी हो सकती है? और वो लोग पागल है क्या? इसके लिए वो मान जाएंगे और आपको वो सारी कीमत दे देंगे जो आपने उन्हें बताई है। लेकिन जियोन उसके लिए मान जाती है और हुआ से कहती है कि जब मैं हमारे सेक्ट में वापस जाऊंगी तो आपको वो सारा मुआवजा दे दूंगी जो आपने हमारे ऊपर खर्च किया है। ये सुनने के बाद तो लियो के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है और अपने मन में कहते कि क्या वो सच में मान गए। और वो अपने मन में कहते हैं ब्लड पपेट टेक्निक को रिमूव करने के लिए जो फॉर्मेशन लगता है उसे बनाने के लिए कम से कम 50,000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स लगते हैं और जो मैंने 30,000 कीमत बताई है वो बिल्कुल सही है, इसके अंदर मेरा कोई भी प्रॉफिट नहीं है। फिर वह उनसे कहता है कि ये अर्जेंट नहीं है, किंग वन स्वॉर्ड सेट की और पर्पल स्पिरिट सेट की काफी अच्छी दोस्ती है और आपकी मदद करना यह हमारी ड्यूटी है। वैसे क्या तुम मुझे जिस डेमन सेक्ट के एल्डर ने तुम्हें कैप्चर किया था उसकी स्पेसिफिक डिटेल्स बता सकते हो? फिर जियोन उसे बताती है कि उसका नाम मोजुआन है और उसकी जो कॉम्बैट पावर है वो इतनी भी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मैं उसे अकेले मार नहीं सकती क्योंकि वो फॉर्मेशन बनाने में और पॉइजन का इस्तेमाल करने में स्किल्ड है। ये सुनने के बाद हुआ उससे कहता है कि अच्छा तो ऐसा है, लेकिन ये काफी आसान है। मेरे पास ऐसी पिल है जो कि आपको 3 घंटे तक पॉइजन से इम्यून रखेगी और क्या आप तीनों इस 3 घंटे में उस सेक्ट एल्डर को मारने का कॉन्फिडेंस रखते हो? ये सुनने के बाद जियोन काफी खुश हो जाती है और उसे कहती है कि अगर हम पॉइजन से इम्यून हुए तो मैं उसे मिनटों में खत्म कर सकती हूँ। लेकिन तभी वो चुप हो जाती है और कहती है कि कुछ तो ठीक नहीं है। फिर जियोन हुआ से कहते हैं कि हम सिर्फ 3 ही क्यों जाएंगे, आप हमारे साथ नहीं आएंगे? ये सुनने के बाद हुआ उसे कहता है कि मैंने आपके अंदर जो ब्लड पपेट सीड था उसे निकालने के लिए बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल किया है और मुझे मेरी पूरी स्पिरिचुअल पावर को रिकवर करने के लिए थोड़ी देर के लिए आराम करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद जियोन और फेंग काफी निराश हो जाते हैं और रोने जैसी शक्ल बनाते हुए हाउ से कहते हैं कि हुआ आपकी कड़ी मेहनत पर ध्यान न देना हमारी गलती थी, आप अच्छे से आराम करिएगा और रही बात उस एल्डर की उसकी हम केयर कर लेंगे। और उन लोगों की ये सब बातें सुनकर यू काफी परेशान हो रही होती है। फिर हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जो कि उस एल्डर को पकड़ने के लिए उसकी तरफ जा रहे होते हैं। जियोन उस पिल को देखते हुए कहती कि क्या ये पिल इतनी अमेजिंग है जितनी कि हुआ ने मेंशन किया था। फिर यू से कहती है कि मैं सीनियर ब्रदर हुआ के ऊपर भरोसा करती हूँ। इतना कहने के बाद वो तीनों उस पिल को खा लेते हैं। उस पिल को खाने के बाद जियोन कहती है कि ये जो मेडिसिन है वो मुंह के अंदर घुल जाती है, डेफिनेटली ये ऑर्डिनरी मेडिसिन से कुछ डिफरेंट है। ये सुनने के बाद फेंग उससे कहता है कि किसी को उसके अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए। हालांकि हुआ की कल्टीवेशन इतनी हाई नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस पर विश्वास नहीं करते। वो सब लोग यही बातें कर रहे होते हैं तभी यू को कुछ महसूस होता है और उन दोनों से कहते हैं कि 1 मिनट रुको, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये सुनने के बाद फेंग उससे कहता है कि काफी समय हो गया लेकिन यहाँ पर किसी भी लिविंग क्रीचर का किसी भी तरह का निशान नहीं है। ये सुनने के बाद जियोन जल्दी से अपने वेपन को बाहर निकालते हुए कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि तभी उन तीनों से कोई कहता है कि इसका ये मतलब है कि तुम पहले से मेरे फॉर्मेशन के अंदर आ चुके हो। और उनके आजू बाजू काफी सारी आंखें दिखाई देने लगती है। ये देखने के बाद यू जल्दी से अपनी तलवार निकाल कर उन आंखों की तरफ हमला कर देती है, लेकिन यू के हमले से सिर्फ पेड़ की टहनियां टूटकर नीचे गिर जाती है। लेकिन यू कुछ देखकर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि
क्योंकि जमीन के ऊपर बहुत सारा कीचड़ आ गया होता है, जिसे देखने के बाद यू कहती है कि आखिर यहाँ पर दलदल कैसे आया। ऐसा लगता है कि ये जो ब्लैक मड है वो मरे हुए क्रीचर्स की जो लाश होते उसे रिफाइन करके बनाया गया है और ये फॉर्मेशन के साथ बंधा हुआ है। फिर ये जियोन से कहती है कि क्या तुमने उस पर्सन को देखा जिसने कि अभी अभी बात की थी। तभी पीछे से वही एल्डर आकर लियू से कहता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो, और हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि काफी डरावनी हंसते हुए उनकी तरफ देख रहा होता है। उस एल्डर को वहां पर देखकर वो सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं और चिल्लाते हुए उससे कहते हैं कि तुम कमीने। फिर एल्डर जियोन और फेंग से कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे ब्लड पेपेट सीड को इतनी जल्दी बाहर निकाल लोगे। ऐसा लगता है कि जो किंग वन स्वॉर्ड सेट का हेड डिसाइपल है उसके पास कोई सीक्रेट ट्रेजर है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम में से एक पर्सन मिसिंग क्यों है। क्या उसने मेरा नाम सुन लिया और काफी डर गया। ये सुनने के बाद जियोन काफी गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए उससे कहते हैं कि तुम्हारे जैसे बेकार इंसान से निपटने के लिए मैं अकेली ही काफी हूँ। इतना कहने के बाद जियोन उस एल्डर के ऊपर हमला कर देती है और जियोन का हमला सीधा जाकर उस एल्डर को लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जमीन भी शटर हो जाती है और वहाँ पर धुआं हो जाता है। धुआं हटने के बाद जब जियोन उस एल्डर को देखने की कोशिश करती है तो वहाँ पर एल्डर नहीं होता। ये देखने के बाद जियोन कुछ समझ नहीं पाती, तभी उसके सामने वो एल्डर आ जाता है और हंसते हुए जियोन से कहता है कि एक बार धोखा खाने के बाद भी तुम इस झांसे में आ गई। इतना कहने के बाद वो एल्डर अपने कीचड़ से उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी पीछे से फेंग उससे कहता है कि चुप हो जाओ। इतना कहने के बाद फेंग अपनी फैन की मदद से उस एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो एल्डर जल्दी से उस कीचड़ को अपने सामने लाकर उस हमले से काफी आसानी से बच जाता है और उससे कहता है कि ऐसा लगता है कि जो राइटियस सेट के डिसाइपल्स है वो और भी ज्यादा स्टूपिड होते जा रहे हैं। क्या मेरे हड्डियां गलाने वाले इंसेंस की स्मेल काफी अच्छी है ना। ये सुनने के बाद जियोन और फेंग काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या पॉइजन गैस। तभी पीछे से यू काफी तेजी के साथ उस एल्डर के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन वो एल्डर कीचड़ को अपने सामने लाते हुए लियू के हमले से बचने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लियू का हमला इतना पावरफुल होता है कि उसकी कीचड़ की शील को तोड़ देती है। ये देखने के बाद वो एल्डर काफी हैरान हो जाता है और यू का हमला सीधा जाकर उस एल्डर को लगता है। उस एल्डर को हमला लगने के बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वहाँ पर बहुत सारा धुआं हो जाता है। धुआं हटने के बाद जब लियू नीचे की तरफ देखती है तो वहाँ पर एल्डर नहीं होता। ये देखने के बाद लियू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या मैंने मिस कर दिया, लेकिन तभी उनके ऊपर एल्डर पॉइजन गैस से हमला कर देता है। ये देखने के बाद यू काफी हैरान हो जाती है। फिर हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अपीयर होते हुए अपने मन में कहता है कि इस यूजियानजी के पास काफी सारी ट्रिक्स है। इतना कहने के बाद वो एल्डर अपने अंदर से काफी ज्यादा पॉइजन गैस को बाहर निकालने लगता है और हंसते हुए उन तीनों से कहता है कि इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है। तुमने पहले से ही मेरी जो हड्डियां गलाने वाले इंसेंस है उसे पहले से ही इनहेल कर लिया है और अब 10 सेकंड हो चुके हैं, तो जल्दी से मर जाओ। लेकिन जब वो एल्डर सामने की तरफ देखता है तो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी हड्डियां गलाने वाले इंसेंस का उन तीनों के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता और वो कहता है कि ये सही नहीं है। लेकिन तभी वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ यू और फेंग होता है। जियोन कहीं पर मिसिंग होती है। ये देखने के बाद एल्डर अपने मन में कहता है कि आखिर वो तीसरा पर्सन कहाँ पर गया। तभी जियोन उसके पीछे से आकर उस एल्डर के ऊपर हमला कर देती है, जिसके वजह से एल्डर के मुंह से खून भी निकलने लगता है और वो एल्डर काफी तेजी के साथ आकर जमीन से टकरा जाता है। तभी फेंग भी कोई मौका न गवाते हुए अपने फैन से उस एल्डर के ऊपर हमला कर देता है और वो हमला सीधा जाकर एल्डर को लगता है, जिसकी वजह से वो एल्डर और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। फिर हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि खांसते हुए खून की उल्टियां कर रहा होता है। फिर उन तीनों की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर तुम ठीक कैसे हो, तुम्हारे ऊपर मेरी जो हड्डियां गलाने वाले इंसेंस का कोई भी असर कैसे नहीं हुआ, ये इम्पॉसिबल है। फिर हमें जियोन को दिखाया जाता है जो कि उसे चिढ़ा रही होती है और साथ ही में जियोन अपने मन में कहती है कि जो दाविस्ट हुआ की पिल है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। अब मुझे इनके घिनौने तरीकों से डरने की जरूरत नहीं है। इन डिमोनिक सेट के लोगों से निपटना काफी आसान हो गया। और हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है कि जो मेरी हड्डियां गलाने वाला पॉइजन है वो स्पिरिट सेपरेशन इंसेंस से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। भले वो अपने सांस को रोक ले, लेकिन वो स्किन के थ्रू अंदर चली जाएगी। मेरे यूनिक एंटीडोट के अलावा दूसरा कोई एलिक्सर नहीं है जो कि इस पॉइजन को खत्म कर सके। क्या ऐसा हो सकता है कि इनके पास कोई सीक्रेट ट्रेजर है जो कि इन्हें मेरे पॉइजन से बचा रहा है। फिर हमें यू को दिखाया जाता है जो कि एल्डर से कहती है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। फिर हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि हंसने लगता है और खड़ा होते हुए कहता है कि क्या यही अंत है। इतना कहने के बाद एल्डर छलांग लगाते हुए आसमान की तरफ जाने लगता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने सही कहा, अब ये खेल खत्म हो गया है। इतना कहने के बाद वो एल्डर हेवनली ब्लड रिफाइनिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। उस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होने के बाद उन तीन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है और वो एल्डर हंसते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम लोग पहले से ही मेरे फॉर्मेशन में पैर रख चुके हो।
तभी होल्डर कहता है कि नंबर 1 जल्दी से आकर इन 3 लोगों को मार डालो। ये कहने के बाद उस फॉर्मेशन के अंदर जितना भी कीचड़ होता है वो एक जगह पर इकट्ठा होने लगता है, जिसे देखने के बाद जियोन काफी डर जाते हैं। फिर हमें उस कीचड़ को दिखाया जाता है जो कि एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने लगता है और वो पूरी तरह से मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है और वो एक जोरदार दहाड़ मारता है। ये देखने के बाद जियोन काफी डर जाती है और कहती है कि ये तो पर्पल केओस रियलम के 6th लेवल का एक ब्लड पपेट है। फिर हमें उस ब्लड पपेट को दिखाया जाता है जो कि काफी डरावनी हंसी हंस रहा होता है। फिर वो एल्डर उन तीनों से कहता है कि आज तुम लोग जिंदा वापस जाने के बारे में भी मत सोचना और इसमें जो गांव में छुपा हुआ कायर है वो भी शामिल है। मैंने पहले 2 नंबर के ब्लड पपेट को उसको मारने के लिए भेजा है जो कि पर्पल केओस रियलम के 5th लेवल पर है। वो जल्दी वहां पर पहुंच जाएगा। ये सुनने के बाद यू काफी डर जाती है और कहती है कि सीनियर ब्रदर हुआ खतरे में है। फिर हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि काफी आराम से अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी वो ब्लड पपेट खिड़की खोलते हुए उसके कमरे के अंदर आ जाता है, लेकिन जब वो बेड की तरफ देखता है तो वहाँ पर हुआ नहीं होता और हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि उसके बाजू के कमरे में सो रहा होता है और वो अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं ओवर टाइम करूँ और तुम अभी थोड़ा सा अनएक्सपीरियंस हो। तभी वो ब्लड पपेट उस दीवार को तोड़ते हुए हुआ के कमरे में आ जाता है। ये देखने के बाद हुआ भी पूरा सदमे में चला जाता है। हुआ के कमरे में आने के बाद वो ब्लड पपेट जोर से चिल्लाता है, लेकिन तभी हुआ हंसने लगता है। ये देखने के बाद वो ब्लड पपेट भी काफी हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि जब तुम किसी को ढूंढने के लिए कहीं पर जाते हो और वो आदमी तुम्हें नहीं मिलता तो तुम चुपचाप वापस क्यों नहीं चले जाते? क्या तुम्हें दूसरों को इस झंझट में घसीटना है? फिर हमें उस फॉर्मेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियो अपने तलवार का इस्तेमाल करते हुए उस ब्लड पपेट के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन ब्लड पपेट अपने हाथों में किसी तरह की एनर्जी को इकट्ठा करते हुए उस लेसेस को काफी आराम से रोक लेता है। तभी पीछे से जियोन आकर उस ब्लड पपेट के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वो ब्लड पपेट अपने एक ही हाथ से जियोन के वेपन को रोक लेता है और उसे झटकते हुए दूर फेंक देता है। ये देखने के बाद फेंग काफी गुस्सा हो जाता है और अपने पर्पल क्लाउड सील टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने पास से एनर्जी से बने हुए कुछ जंजीरें बाहर निकालकर और उन जंजीरों के बीच में उस ब्लड पपेट को जकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो ब्लड पपेट काफी आसानी के साथ उस जंजीरों को तोड़ देता है। तभी पीछे से लियू उस ब्लड पपेट के ऊपर हमला कर उसे बीच में से 2 हिस्सों में काट देती है, लेकिन हमें उस ब्लड पपेट को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को फिर से जोड़ लेता है। ये देखने के बाद यू काफी हैरान हो, लेकिन तभी वो ब्लड पपेट काफी तेजी के साथ आकर फेंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसके वजह से फेंग काफी घायल हो जाता है और दूर जाकर गिरता है। ये देखने के बाद जियोन काफी डर जाती है और जल्दी से फेंग का नाम पुकारती है और हमें फेंग को दिखाया जाता है जो कि काफी जख्मी हो गया होता है और उसके सर के अंदर से खून भी बाहर निकल रहा होता है। ये देखने के बाद जियोन काफी गुस्सा हो जाती है और ब्लड पपेट से कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फेंग को चोट पहुंचाने की। इतना कहने के बाद जियोन काफी तेजी के साथ आकर उस ब्लड पपेट के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन वो ब्लड पपेट अपने आप को संभाल लेता है। तभी उसके पास यू आ जाती है और यू जियोन से कहती है कि ये जो आदमी है वो इनक्रेडिबली पावरफुल है और अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। अगर हम उसे नहीं रोक पाए, उससे लड़ते हुए हम थक जाएंगे और वो हमें मार डालेगा। यह सुनने के बाद जियोन उससे कहती है कि मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है जो कि उसे एक पल में खत्म कर सकती है। यह सुनने के बाद यू काफी खुश हो जाती है। तभी जियोन उससे कहती है लेकिन उस टेक्निक को बनाने के लिए कुछ टाइम की जरूरत है। क्या तुम टेक्निक बनाने तक उस ब्लड पपेट को रोक सकती हो? सुनने के बाद यू जल्दी से उस ब्लड पपेट के सामने खड़ी हो जाती है और उसे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, जल्दी से उस टेक्निक को तैयार करो। फिर हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे पास जितनी भी टेक्निक्स है वो सारी तुम यूज कर लो। जो नंबर 1 है वो मेरा परफेक्ट ब्लड पपेट है और जल्दी तुम सब मेरे सैक्रिफाइस में बदल जाओगे। तभी उस एल्डर को कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करने के बाद एल्डर हंसने लगता है और कहता है कि क्या 2 नंबर ने अपना काम इतनी जल्दी खत्म कर दिया। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें हुआ के उधर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुआ ने उस ब्लड पपेट की अच्छी खासी धुलाई कर दी होती है और कहता है कि अगर मैंने इस पपेट को मार दिया तो एल्डर को पता चल जाएगा कि मैंने उसके पपेट को मार दिया है, इसीलिए मैं उसे ये सेंस नहीं होने देना चाहता कि उसका पपेट मारा गया है। मैं तो बस चैन से सोना चाहता था, तुम्हें मुझे परेशान करने और जगाने की इतनी जिद क्यों है। इतना कहने के बाद हुआ उस ब्लड पपेट के बालों को पकड़कर उसे घसीटते हुए उस ब्लड पपेट को एक जगह पर लेकर आता है जहाँ से वो फॉर्मेशन काफी आसानी से हुआ को दिख रहा होता है और हमें उस ब्लड पपेट की हालत को दिखाया जाता है जो कि काफी बुरी हो गई होती है। फिर हुआ उस फॉर्मेशन के ऊपर निशाना लगाते हुए उस ब्लड पपेट को उसकी तरफ फेंक देता है और उसे कहता है कि तुम वहां पर जाओ। वहां ने उस ब्लड पपेट को इतने पावर के साथ फेंका होता है कि वो ब्लड पपेट सीधा आसमान में जाकर सितारा बन जाता है। उस ब्लड पपेट को फेंकने के बाद हुआ कहता है कि मुझे काम पर जाने के लिए और कुछ समय बचे हैं, चलो चलकर देखता हूँ कि कुछ
अच्छे कमरे बचे या नहीं जहाँ पर जाकर मैं कुछ देर के लिए सो सकता हूँ। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर हमें उस फॉर्मेशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ब्लड पपेट यू के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यू अपने तलवार को सामने लाते हुए उस हमले को रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उस हमले की पावर इतनी ज्यादा होती है कि यू खिसकते हुए पीछे चली जाती है, लेकिन यू अपने आप को किसी तरह से संभाल लेती है। हमें यू की हालत को दिखाया जाता है जो कि काफी बुरी हो गई होती है और उस ब्लड पपेट को देखते हुए कहती है कि आखिर ये ब्लड पपेट इस फॉर्मेशन के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल क्यों होता जा रहा है। फिर वो एल्डर यू से कहता है कि जैसे कि ये किंग वन स्वॉर्ड सेक्ट के ट्रू डिसाइपल्स से एक्सपेक्ट किया था, तुम अभी तक टिकी हुई हो लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगी, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। इतना कहने के बाद वो नंबर 1 को उसके ऊपर हमला करने के लिए ऑर्डर दे देता है। ये सुनने के बाद वो ब्लड पपेट काफी तेजी के साथ यू के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उस ब्लड पपेट को अपनी तरफ आता देख यू अपने मन में कहती है कि जीवन मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारे लिए और समय नहीं निकाल सकती। तभी हमें उस एल्डर के पीछे उस ब्लड पपेट को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देखने के बाद वो एल्डर कहता है कि आखिर ये क्या है। तभी हमें उस ब्लड पपेट को दिखाया जाता है जो कि सीधा उस फॉर्मेशन को तोड़ते हुए अंदर जाकर जमीन से टकरा जाता है। धुआं हटने के बाद जब यू और एल्डर नीचे की तरफ देखते हैं कि आखिर क्या गिरा है, लेकिन जब एल्डर अपने नंबर 2 वाले ब्लड पपेट को देखता है तो काफी हैरान हो जाता है। वो ब्लड पपेट इतनी पावर के साथ नीचे आया होता है जिसके वजह से नंबर 1 वाला ब्लड पपेट भी वहीं पर खत्म हो जाता है और नंबर 2 वाला भी। ये देखने के बाद एल्डर काफी बावला हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, और नंबर 2 वाले ब्लड पपेट को देखकर यू काफी खुश हो जाती है और कहती है कि ये अच्छी बात है कि सीनियर ब्रदर ठीक है, क्या एल्डर्स हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। और वो एल्डर कहता है कि क्या किंग वन स्वॉर्ड सेक्ट से कोई एल्डर यहाँ पर आया है, अगर वो लोग यहाँ पर आए हैं तो ये काफी बुरा होगा, मुझे जल्दी करनी होगी और इन लोगों को यहीं पर खत्म करना होगा। इतना कहने के बाद वो एल्डर फिर से एक ब्लड पपेट को बनाने लगता है जिसके वजह से जमीन के अंदर से काफी ज्यादा ब्लड बाहर निकलने लगता है, जिसे देखने के बाद यू कहती है कि आखिर ये क्या चीज है। तभी दूसरी साइड से जियोन अपना हमला तैयार कर उनकी तरफ आने लगती है, जिसे देखने के बाद यू काफी खुश हो जाती है और हमें जियोन के पावर को दिखाया जाता है जो कि काफी बढ़ गई होती है। ये देखने के बाद एल्डर काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर कैसे हो सकता है, पर्पल क्योस रिलम के 4th लेवल वाला आदमी 8 लेवल के पावर को कैसे इस्तेमाल कर सकता है। फिर हमें जियोन को दिखाया जाता है जो कि अपने पर्पल शैडो हेवनली टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस ब्लड पपेट के ऊपर हमला कर देती है और उस साइड से भी ब्लड पपेट उसके ऊपर हमला कर देता है और उन दोनों का हमला एक साथ टकराने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वहाँ से सीन चेंज होकर फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें हमारे हुआ को दिखाया जाता है जो कि नींद से जाकर खिड़की के पास जाकर खिड़की को खोलकर सुबह सुबह ठंडी हवा के मजे ले रहा होता है। तभी वो सामने की तरफ देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि सामने की तरफ से काफी ज्यादा धुआं बाहर निकल रहा होता है, जिसे देखने के बाद हुआ कहता है कि आज का दिन तो सच में न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का है, लेकिन ये काफी सरप्राइज भरी बात है कि जूनियर सिस्टर यू और जो 2 बाकी के डिसाइपल्स थे वो पूरी रात काम करते रहे। जो डीमन सेक्ट का एल्डर है वो इतना भी सिंपल नहीं है। इतना कहने के बाद हुआ अपने पॉकेट में से एक घड़ी को बाहर निकालकर उसके अंदर टाइम देखने लगता है। फिर हमें उसे फॉर्मेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियोन और उस ब्लड पपेट के हमले की वजह से जो आधा फॉर्मेशन है वो तबाह हो गया होता है और वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा बन गया होता है और हमें जियोन को दिखाया जाता है जिसने कि सक्सेसफुली उस ब्लड पपेट को मार दिया होता है, लेकिन ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई होती है, जिसकी वजह से वो नीचे बैठ जाती है और जोर जोर से हाँफने लगती है। ये देखने के बाद यू काफी हैरान हो रहे होते हैं और कहती है कि एक कितनी ज्यादा एक्सप्लोजिव पावर थी। तभी फेंग उसके पास आते हुए उससे कहता है कि ये पर्पल स्पिरिट सेट की एक यूनिक स्किल है जो कि हमारे अंदर जितनी भी स्पिरिचुअल पावर है उसे एक जगह पर इकट्ठा करके एक ही बार में उसे ब्लास्ट कर सकती है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, जो स्पिरिचुअल पावर हमने गंवाई है उसे वापस पाने में काफी देर लगती है। इतना कहने के बाद फेंग जियोन को संभाल लेता है। फिर जियोन यू के पास आकर उससे कहती है कि हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनने के बाद यू उससे कहती है कि कोई चिंता नहीं है, मैंने बस वही किया जो मुझे करना था। तभी वो एल्डर चिल्लाते हुए उन तीनों से कहता है कि तुम तीनों छोटे जानवर कहीं के। उस एल्डर को देखने के बाद जियोन कहते हैं कि सिर्फ हमें लीडर से ही डील करनी है। फिर वो एल्डर उन तीनों से कहता है कि तुम लोगों ने मेरे नंबर 1 को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसे कि बनाने के लिए मैंने सालों तक मेहनत की। उसे देखने के बाद जियोन उसके साथ लड़ने के लिए उसकी तरफ जाने लगती है। तभी फेंग उससे कहता है कि सिस्टर यून और भी ज्यादा टफ एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, आपने अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर को खत्म कर दिया है। तभी यू उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लेती हूँ। इतना कहने के बाद यू अपनी तलवार निकालकर उस एल्डर के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। ये देखने के बाद वो एल्डर उससे कहता है कि आज आप तीनों को इस जगह पर जरूर दफनाया जाएगा। इतना कहने के बाद वो एल्डर अपनी एनर्जी से 2 बड़े बड़े हाथ बनाकर यू के ऊपर हमला करने के लिए उसकी
की तरफ भेज देता है। बाद यू अपनी किंग वन शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो दो एनर्जी के बने हुए हाथों के ऊपर अपना हमला कर देती है। यू का हमला सांप की तरह लहराते हुए जाकर सीधा उस फॉर्मेशन से टकरा जाता है और जो एनर्जी के हाथ होते हैं वो यू के पास आकर वहीं पर रुक जाते हैं और वहां पर थोड़ी देर के लिए खामोशी छा जाती है। फिर वो काफी डरावनी नजर से उस एल्डर की तरफ देखने लगती है। ये देखने के बाद एल्डर उससे कहता है कि तुम्हारा जो आखिरी हमला था वो काफी अच्छा था, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे पास कितनी शॉर्ट टेक्निक्स है। फिर वो चिल्लाते हुए कहती है कि खुल जाओ। इतना कहती है जो फॉर्मेशन होता है वो टूटने लगता है और वो फॉर्मेशन पूरी तरह से तबाह हो जाता है। ये देखने के बाद एल्डर काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि उसने जो हमला किया था वो चूका नहीं था, वो जो ब्रोकन गैप था फॉर्मेशन का उसके ऊपर कर रही थी। ये देखने के बाद वो एल्डर काफी गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे इस पॉइंट तक पुश करोगी। इतना कहने के बाद वो एल्डर अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए उस एनर्जी को अपने माथे के अंदर डाल देता है। ये सब देखने के बाद यू काफी हैरान हो जाती है। फिर हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि किसी तरह के फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद यू कहती है कि ये ठीक नहीं, वो एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है जिसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना कहने के बाद यू उस एल्डर की तरफ बढ़े रहे होते तभी पीछे से उसके ऊपर कोई हमला कर उसके जो एक्टिव पॉइंट होते हैं उसे ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज नहीं कर पा रही होती है। और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो फेंग और यूजिन फिर से ब्लड पपेट में कन्वर्ट हो गए होते हैं, जिसे देखने के बाद यू कहती है कि आखिर इनके साथ क्या हुआ। और वो एल्डर हंसते हुए कहता है कि मेरी जो ब्लड पपेट टेक्निक है उसे इतनी आसानी से दूर नहीं किया जा सकता। फिर वो फेंग और यूजिन से कहता है कि उसे मेरे पास लेकर आओ। ये सुनते ही फेंग और यूजिन यू को पकड़कर उस एल्डर के सामने लेकर आती है, जिसे देखने के बाद एल्डर उससे कहता है कि तुम्हारा जो टैलेंट है वो आउटस्टैंडिंग है, लेकिन मेरे सामने तुम एक अनएक्सपीरियंस लड़की से ज्यादा कुछ भी नहीं हो और मैं तुम्हें मेरी पहली सैक्रिफाइस की तरह लूंगा। इतना कहने के बाद एल्डर अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए एक एनर्जी का हाथ बना लेता है और उससे कहता है कि मेरी जो हेवन ब्लड रिफाइनिंग फॉर्मेशन है उसके लिए तुम्हारा सैक्रिफाइस दो। इतना कहने के बाद एल्डर यू के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखने के बाद यू अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने मन में कहती है कि मुझे माफ करिएगा सेक्ट लीडर, मेरे मास्टर। मैं सेक्ट की सीनियर डिसाइपल होने के बावजूद मैं डीमन सेट के एक आदमी से हार गई और सीनियर ब्रदर हुआ मैं फिर से लापरवाह हो गई। फिर हमें उस एल्डर के हाथ को दिखाया जाता है जो कि यू को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी कोई चिल्लाते हुए उससे कहता है कि रुक जाओ। और हमें उस एल्डर के पीछे हुआ को दिखाया जाता है जो कि एल्डर से कहता है कि अभी मेरी जूनियर सिस्टर को छोड़ दो। हुआ को देखने के बाद एल्डर और यू काफी हैरान हो जाते हैं और एल्डर अपने मन में कहता है कि आखिरकार स्पिरिचुअल पैलेस रिलम का कल्टीवेटर कहां से आया और आखिर किंग वन शॉर्ट सेट के उस एल्डर के बारे में क्या जिसने कि मेरे नंबर 2 वाले ब्लड पपेट को मारा था। इतना कहने के बाद एल्डर किंग वन शॉर्ट सेट के एल्डर को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। ये देखने के बाद हुआ उसे कहता है कि इधर उधर मत देखो, मैं अकेला ही यहाँ पर आया हूँ। और हमें यू को दिखाया जाता है जो कि हुआ को वहां पर देखकर काफी परेशान हो रही होती है और रोते हुए कहती है कि सीनियर ब्रदर जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, तुम इसका मैच नहीं हो, तुम इसे नहीं हरा सकते। फिर हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि एक सी हंसते हुए हुआ से कहता है कि जो कि तुम इंटरफेयर करना चाहते हो तो फिर चलो मैं शुरुआत तुमसे ही करता हूँ। इतना कहने के बाद हुआ के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि अपने एक चुटकी बजाते हुए जो एनर्जी का हाथ बनाया होता है डेमोनिक सेट के एल्डर ने वो तबाह हो जाता है। ये देखने के बाद एल्डर काफी हैरान हो जाता है और हमें जियोन और फेंग को दिखाया जाता है जो कि फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। ये देखने के बाद एल्डर कहता है कि ये जो ब्लड पपेट सीट थी उसे मैंने मेरे खुद के विटेल एसेंस और ब्लड से बनाया था। ये ऑर्डिनरी ब्लड पपेट सीड से काफी ज्यादा पावरफुल थे। यहाँ तक अगर किसी के पास स्ट्रॉन्गर ट्रेजर या फिर मैजिकल एबिलिटी भी हो वो भी इतनी आसानी से इसे दूर नहीं कर सकते। फिर हमें फेंग को दिखाया जाता है जो कि उसी एनर्जी के बने हुए जंजीरों का इस्तेमाल करते हुए उस एल्डर को पकड़ लेता है। तभी जियोन अपना वेपन निकालकर उस एल्डर के ऊपर हमला कर देते हैं। वो हमला इतना पावरफुल होता है कि वो एल्डर सीधा आकर जमीन से टकरा जाता है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। और जब हुआ उस एल्डर को देखने के लिए नीचे आता है तभी यू उसके पास आते हुए उससे कहती है कि सीनियर ब्रदर हुआ आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लाने की कोशिश करूंगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। ओके बाय।